Hello everyone. So today we are going to start a new poem from our class 10th English main textbook, and the name of the poem is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Now this is one of the important poems from our main textbook, and that's why we have to understand the poem very carefully. एंड अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया, मुझे पूरा भरोसा है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द पोएम. Now, before starting the poem, at first we have to know the meaning of the title. The meaning is very सिंपल, वेरी क्लियर. आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि अ टाइगर इन द जू. दैट सिंपली मीन्स कि एक टाइगर जिसको कहाँ पर रखा गया, एक जू पे रखा गया. सो दिस पोएम हैज़ अ मेजर थीम. मेजर थीम क्या होगा कि एक टाइगर जिसको अपना नेचुरल प्लेस को छोड़ के एक जू पे रखा गया. जू पे रहने के बाद इसका फीलिंग्स क्या है, एंड इसको अगर नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल जो प्लेस होता है जंगल, यहाँ पर रहने का अगर मौका मिलेगा तो उस टाइम उसका नेचर या तो उसका एटीट्यूड क्या क्या हो सकता है, इसी के बारे में दिया गया. अगर मान लो कि इसको अगर जू पे रखा गया तो जू पे रहने के बाद इसका कंडीशन हम देखेंगे कि इसका कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस कंडीशन है, बहुत ज़्यादा पिटिएबल कंडीशन है उसका. लेकिन अगर सेम टाइगर को उसका अगर नेचुरल हैबिटेट में रहने के लिए मौका दिया जाएगा तो उसका कंडीशन क्या हो सकता है कि बहुत अच्छा फील कर सकते हो. तो इसी थीम के ऊपर बेस्ड करके इस पोएम को दिया गया, बस और कुछ नहीं इस पोएम में. एंड दिस पोएम हैज़ टोटल 5 स्टैंजस. हम देखेंगे एक एक करके हर एक स्टैंजस, यहाँ पर 5 स्टैंजस में डिवाइड किया गया. एंड हम देखेंगे कि फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंजस में हमें मिलेगा कि इस टाइगर को जू पे रखा गया. एंड इस टाइगर को जू पे रहने के बाद इसका फीलिंग्स क्या है, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंजस में मिलेगा. एंड ऑन द अदर हैंड कि सेकंड एंड थर्ड स्टैंजस पे दिया गया कि सेम टाइगर इसको जंगल पे रखा गया, एंड जंगल पे रहने के बाद इसका फीलिंग्स क्या था, इसके बारे में हमें मिलेगा सेकंड एंड थर्ड स्टैंजस में. आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि दिया गया कि दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू, कि इट मेक्स अ कंट्रास्ट, एक कंट्रास्टिंग सिचुएशंस के बारे में मिलेगा कि एक टाइगर को जू पे रखा गया विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. सेम टाइगर को उसका जो नेचुरल प्लेस होता है वहाँ पर रखा गया. बस इसी थीम के साथ हम इस पोएम को पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम. द वेरी फर्स्ट स्टैंजा. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet coat in his quiet ridge. He that refers to our tiger. जिस टाइगर को कहाँ पर रखा गया, जू पे रखा गया. सो ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब टू मूव फ्रीली, बहुत फ्रीली वो मूव कर रहा था. कहाँ पर मूव कर रहा था, केज पे मूव कर रहा था. जो जू पे जो केज होगा, जिस केज पे उसको रखा गया, उस केज पे वो मूव कर रहा था. इन हिज विविड स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स दैट रेफर्स टू द मार्क्स. जो मार्क्स होता है, जो लाइंस होता है, जो उसके बॉडी में जो विविड कलर का जो मार्क्स था, विविड दैट मीन्स द ब्राइट. तो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड कलरफुल मार्क्स था. एंड उसी बॉडी लेके वो आराम से चल रहा था. कहाँ पर, केज में चल रहा था. अब नेक्स्ट लाइन पे दिया गया द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. नाउ द फ्यू स्टेप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेप्स वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, फ्यू था, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द केज, कि वो साइज जो था वो छोटा ही था. जैसे मान लो कि दिस इज द केज, तो यहाँ पर इतना छोटा जगह पे क्या हो सकता है कि वो फ्रीली तो घूम नहीं सकता है, बस उसका स्टेप्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, बहुत कम स्टेप्स था वो. नाउ ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कॉइट. सो चल रहा था, अपने पंजा पे चल रहा था. पैड्स दैट मीन्स जो उसका पंजा होगा, उस पंजा पे वो चल रहा था, बहुत अच्छे से, बहुत क्वाइटली वो चल रहा था. उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो था. अब देखो यहाँ पर एक कंपैरिजन प्रोड्यूस किया गया. जैसे वेलवेट क्या होता है कि मखमल जो बोलते हैं हम, अ काइंड ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ. तो वेलवेट जैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इन द सेम वे उसका मूवमेंट वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत अच्छे से, बहुत स्लो मूवमेंट था. दिस सिंपली मीन्स द स्लो मूवमेंट. नाउ द नेक्स्ट लाइन इज इन हिज क्वाइट रेज. यहाँ पर हमें रेज, इसका मतलब होगा कि एंगर. वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, ही इज़ अ वेरी मच एंग्री. लेकिन उसका एंगर को देखो बोला गया कि साइलेंट. अब यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि उस एंग्री पे होने के बाद भी उसका एंगर जो नेचर, इसको साइलेंट किस लिए बोला गया, इतना क्वाइट किस लिए था वो. रीज़न सिंपल होगा, क्योंकि उसको फील हुआ कि राइट नाउ ही इज़ इन द जू एंड नोबॉडी इज़ गोइंग टू टेक हिम आउट. कोई उसको हेल्प नहीं करेगा बाहर आने के लिए, तो फालतू गुस्सा दिखा के क्या होगा,
सो दैट्स वाई ही इज़ साइलेंट देयर। तो हमने फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट स्टैंजा में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिल रहा है कि वो मूव कर रहा था, बहुत स्लोली मूव कर रहा था। एंड जब मूव कर रहा था यहाँ पर तो उसका स्ट्राइप्स वो बहुत ज़्यादा कलरफुल दिख रहा था। लेकिन वेन एवर ही इज़ मूविंग देयर, वहाँ पर ही इज़ नॉट गेटिंग द फुल अपॉर्चुनिटी टू मूव फ्रीली बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द केज। फ्यू स्टेप्स इसको हमने देख लिया था। एंड इसके बाद जो पैड्स था उस पैड्स में वो चल रहा था, पंजा पे चल रहा था। एंड उसका मूवमेंट वो भी बहुत ज़्यादा स्लो था। एंड फाइनली हमने लास्ट पॉइंट यहाँ पर देख लिया फर्स्ट स्टैंजा में कि वो बहुत गुस्से में होने के बाद भी गुस्सा किसी को शो नहीं कर रहा था बिकॉज उसको फील हुआ कि अरे शो करके क्या होगा, कोई मुझे हेल्प नहीं करने वाला है। तो फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो चुका है। एंड फर्स्ट स्टैंजा का सीन हमने कहाँ पर देख लिया कि राइट नाउ ही इज़ इन द जू। तो अब हम चलते हैं सेकंड स्टैंजा पे। सेकंड स्टैंजा पे क्या मिलेगा फिर कि द सेम टाइगर इफ़ ही हैड बीन फ्री, अगर वो फ्री होता व्हाट ही कुड हैव बीन डन, वो क्या क्या कर सकता था फिर। अगर वो फ्री होने होने के बाद, जंगल पे रहने के बाद उसका एक्टिविटी क्या क्या हो सकता था, इसके बारे में हमें सेकंड स्टैंजा पे मिलेगा। तो सेकंड स्टैंजा पे दिया गया ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास near the water hole where plump deer pass. He should be lurking. Lurking that means he should be hiding in shadow. वो हाइड करेगा, कहाँ पर हाइड करेगा, शैडो। अब किस लिए हाइड करेगा, इसका मीनिंग लास्ट लाइन पे मिलेगा इस स्टैंजा का। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग का मतलब मूव करना, मूविंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लॉन्ग ग्रास होगा वो भी उसको हेल्प करेगा अच्छे से हाइड करने के लिए। कहाँ पर हाइड करेगा, कहाँ पर वो हाइड करने के लिए रेडी हो चुका है, नियर द वाटर होल, जो पानी का गड्ढा होगा, नियर द वाटर होल, वाटर पूल, वेयर प्लम डियर पास। प्लम का मतलब जो हेल्दी वेल फेड, जहाँ पर हेल्दी वेल फेड डियर जहाँ पर आएगा, अब वहाँ पर वो रुकेगा, वहाँ पर वो थोड़ा बहुत वेट करेगा, हाइड करेगा, किसके लिए, क्योंकि टू कैच द प्रे, जो शिकार करने के लिए वहाँ पर। तो दिस इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट, नेचुरल क्वालिटी ऑफ द टाइगर। उसको अगर मौका मिले जंगल पे रहने के लिए वो पक्का वही काम करेगा। दिस शोज द फेरोसस नेच, द फेरोसस नेचर ऑफ द टाइगर। तो हमने सेकंड स्टैंजा पे देख लिया। एंड इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूड इन द थर्ड स्टैंजा ऑल्सो। इसको भी कंटिन्यू किया गया कि ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. He should be snarling. Snarling का मतलब मेकिंग रोरिंग साउंड, मेकिंग ह्यूज साउंड, जो उसका नेचर है कि बहुत ज़ोर से चिल्लाना, रोर करना। कहाँ पर, अराउंड हाउसेस, जो हाउस कहाँ पर होगा, एट द जंगल्स एज, जंगल्स के किनारे पे देखना कि बहुत सारा हाउसेस होता है, बहुत सारे लोग अपने लाइवलीहुड के लिए वहाँ पर रहते हैं, हनी कलेक्ट करने के लिए या तो लकड़ी कलेक्ट करने के लिए या तो कुछ भी रीज़न हो सकता है कि दे स्टे देयर। तो हमारा टाइगर अब क्या कर रहा है कि वहाँ पर उसके पास में जाके वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है वहाँ पर, अगर आप उसको अगर मौका मिला तो। एंड वहाँ पर जाने के बाद बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग का मतलब सोइंग, वो दिखाएगा, क्या दिखाएगा, उसका जो वाइट फैंग्स होगा। फैंग्स का मतलब जो दो लंबा दांत होता है, जो टू लॉन्ग एंड शार्प टीथ जो होता है बहुत सारे एनिमल्स का। हिज क्लॉज ऑल्सो, वहाँ पर क्लॉज दैट मीन्स जो फिंगर्स होता है, जो नाखून होगा। टेरराइजिंग द विलेज, वो जाके वहाँ पर टेरराइज करेगा, सबको डराएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि वो जो विलेजर्स को जो डरा रहा था वो क्या सही काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, कि किसी को डराना वो क्या अच्छे काम है। लेकिन यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि यस, वो उसका नेचर ही था। एंड इसके साथ साथ और एक पॉइंट कि वो अपना नेचुरल प्लेस को छोड़ के, अपना जो जंगल छोड़ के वो नहीं आ रहा है। कौन आपको बोला कि जंगल के साइड पे रहने के लिए, वो तो अपने जो नेचुरल प्लेस होगा वो नेचुरल प्लेस के पास में रह रहा है। हम सिंपली क्या कर, वी आर बिजी इन डिफॉरेस्टेशन, हम सिंपली जंगल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सिंपली वी आर बिजी इन कटिंग डाउन द ट्रीज। तो हमने सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा में देख लिया कि उसको अगर मौका मिला जंगल पे रहने के लिए तो वो क्या क्या कर सकता है। लेकिन दोबारा हम फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंजा में देखेंगे कि वो अपना जंगल पे नहीं है, अभी कहाँ पर है, उसका जंगल को छोड़ के उसको जो जू पे रखा गया, उसी जू के सिनेरियो के बारे में दिया गया। बट he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। लेकिन वो कर सकता था सब कुछ,
लेकिन ही इज़ लॉक्ड, उसको लॉक्ड किया गया, रखा गया कहाँ पर, कंक्रीट सेल, जो सॉलिड सेल होगा, जो जू होगा, जो केज होगा, उस केज पे उसको रखा गया। हिज स्ट्रेंथ, उसका जो पावर, स्ट्रेंथ दैट मीन्स पावर, उसका जो पावर वो छुप गया, किसके पीछे छुप गया, बिहाइंड बार्स। बार्स का देखना दो मतलब होता है, एक होता है जो अल्कोहलिक ड्रिंक पीने के लिए जो काउंटर होता है रेस्टोरेंट में, दैट इज़ कॉल्ड बार। एंड यहाँ पर बार का मतलब होगा कि लॉन्ग पीस ऑफ मेटल दैट सिंपली रेफर्स टू द केज। सो केज के पीछे पीछे वो छुप गया, उसका स्ट्रेंथ छुप गया। एंड ही इज स्टॉकिंग देयर, वो मूव कर रहा है, द लेंथ ऑफ हिज केज, उसी केज में वो मूव कर रहा है। एंड मूव करने के टाइम ही इज सिंपली इग्नोरिंग द विजिटर्स, ए पॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे विजिटर्स आए वहाँ पर देखने के लिए, लेकिन वो सिंपली सबको इग्नोर कर, सो विजिटर्स को इग्नोर वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि पीपल ने क्या किया, उसको जू पे रख दिया। एंड बहुत सारे लोग वहाँ पर जू पे आ रहे थे उसको देखने के लिए, फन एंड एन्जॉयमेंट के चक्कर में आके वहाँ पर सेल्फी ले ले रहे, इंस्टा पे रील्स बना रहे, स्टोरीज पे लगा रहे। लोग करते हैं ना ऐसे, आप लोग भी करते हो ऐसे। सो इसीलिए वो क्या किया, सिंपली इग्नोर किया, किसी को थोड़ा सा भी अटेंशन शो नहीं किया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। एंड फाइनली द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears, ओ सुना, क्या सुना, द लास्ट वॉइस एट नाइट, अभी भी नहीं रेस्ट कर रहा है वो, आराम से इम्पेशेंट है वो उस टाइम, लास्ट वॉइस को सुन रहा है रात रात के टाइम। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग का मतलब जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा टू टेक केयर द सेफ्टी ऑफ द जू, कि जू का सब कुछ सही चल रहा है वो देखने के लिए जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो पेट्रोलिंग कार्स, कुछ पर्सन्स मूव कर रहा है, देख रहा था कि सब कुछ सही है या नहीं है। एंड ही स्टीयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, स्टीयर्स का मतलब देखना, वो लुक्स एट, देख रहा था, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, आइज देख रहा हो पूरा ब्राइट, पूरा ब्रिलियंट, किसको देख रहा था, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा था, स्काई पे देख रहा था वो। एंड इसी के साथ हमारा पोएम कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हम थोड़ा बहुत फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस देख लेंगे हर एक स्टैंजा से। सो फर्स्ट स्टैंजा पे देखना, एक लाइन है यहाँ पर कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। यहाँ पर जो एस कंसोनेंट साउंड दैट गेट्स रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स, एंड इसका नाम होगा एलिटरेशन। एंड इसी के साथ देखना कि आई जो वाउल साउंड दिया गया, इस साउंड को रिपीट किया गया 3 बार, एंड इसका भी नाम होगा एसोनेंस, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमें मिल रहा है कि पैड्स ऑफ वेलवेट, ऑलरेडी हमने देखा था इसके बारे में, तो इसका नाम होगा, एक कंपैरिजन प्रोड्यूस किया गया, दैट्स वाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफोर। किसके बीच में कंपैरिजन किया गया था, उसका जो पैड्स, जो मूवमेंट था उसको वेलवेट की तरह कंपेयर किया गया, वेलवेट जो सॉफ्ट होता है इसके साथ कंपेयर किया गया था। फिर आ रहा है यहाँ पर क्वाइट रेज, हमने देखा था कि रेज जो एंगर, उसको क्वाइट बोला गया। अब देखो दो अपोजिट वर्ड्स को जक्सटापोज करके साइड बाय साइड रख दिया, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब दो अपोजिट वर्ड्स को साइड बाय साइड रखना। फॉर एग्जांपल, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, ही इज इम्परफेक्टली परफेक्ट, लाइक दैट। अब चलते हैं फिर सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा पे हमें मिल रहा है कि वेयर प्लम्प डियर पास। सो यहाँ पर पी कंसोनेंट साउंड 2 बार रिपीट किया गया, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन। फिर थर्ड स्टैंजा, यहाँ पर ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, एस कंसोनेंट साउंड को रिपीट किया गया, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन। एंड ऑल्सो कि ओ वावल साउंड, इसको भी देखो रिपीट किया गया, शुड, अराउंड, हाउसेस, सो दिस इज कॉल्ड एसोनेंस। वाउल साउंड को जब भी रिपीट किया जाएगा एट द मिडिल, तो इसका नाम हो जाता है एसोनेंस। फिर हमें और एक जगह पे मिल रहा है कि बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, यहाँ पर आई वाउल साउंड को रिपीट किया गया, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसोनेंस ऑल्सो। फिर हम चलते फोर्थ स्टैंजा पे,
कि he is locked in a concrete cell. Locked and concrete. O vowel sound gets repeated for two times. So this is an example of assonance. And behind birds, his strength behind birds. तो यहाँ पर बी consonant sound इसको repeat किया गया. So this is called alliteration. And finally the last stanza कि he hears the last voice at night. H consonant sound repeat किया गया दो बार. So alliteration. And with his brilliant eyes. So here I vowel sound दो तीन बार रिपीट किया गया. सो दैट्स वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंट्स. पूरा वीडियो को और एक बार अच्छे से देख लेना एंड मुझे पूरा भरोसा है कि देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ लेट मी नो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं फिर अगले